नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर अलवर से है, जहां दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यूं कह सकते हैं कि निर्भया कांड को एक बार फिर से दोहराया गया है। अलवर में एक मूकबधिर नाबालिग के रेप के मामले में सवाई माधोपुर में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। ये सभी लोग वहां होटल शेरबाग के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल सवाई माधोपुर के होटल शेरबाग में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ठहरी हुई हैं और अलवर में हुई घटना के बाद बीजेपी के नेता वहां आरोपियों को जल्द पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग के लिए प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस वालों ने इन सभी को होटल के गेट पर रोक लिया, जिसके बाद इन लोगों की पुलिस वालों से काफी बहस हो गई। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां नाराजगी बहुत बढ़ी हुई क्योंकि प्रियंका गांधी की मौजूदगी है और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है ये लोग जानना चाहते हैं। खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, बीजेपी के कई बड़े लीडर्स पहुंचे और इस घटना को लेकर सवाल उठाया गया कि क्या कार्रवाई हो रही है या पुलिस का इकबाल किस तरीके का है कि निर्भया कांड दोहराई जा रही है। यहाँ पे ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रेप के विरोध में धरना प्रदर्शन और पुलिस से बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए भिड़ गए क्योंकि यहाँ प्रियंका गांधी की मौजूदगी है और वो चाहते थे कि प्रियंका गांधी से सवाल हो। और प्रियंका गांधी जो कि महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, जो उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद कर रही है, अगर राजस्थान में इतनी बड़ी घटना हुई है तो प्रियंका गांधी सहित जो सीएम गहलोत हैं उन सभी को बोलना होगा, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। इस घटना पर राजस्थान बीजेपी ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी पर हमला बोला। बीजेपी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राहुल और प्रियंका वाड्रा नया साल और जन्मदिन मनाने में व्यस्त हैं और राजस्थान की बेटियां राजस्थान की बिगड़ी कानून व्यवस्था से त्रस्त हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज राजस्थान में लड़की कह रही है लड़की हूं कांग्रेस तुम पर भड़की हूं क्योंकि आप हमारी हिफाजत नहीं कर पा रहे। और ये इसलिए है क्योंकि जिस दृष्टिकोण से अपराध को खासकर महिला के खिलाफ जब होता है, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखते हैं ये बढ़ावा देता है अपराधियों को कि वो ऐसे विभत्स कृत्य करें। आप याद करिए, अशोक गहलोत जी ने एक बलात्कार का मामला सामने आया था तो कहा था ये छोटा रेप है। क्या रेप की श्रेणी होती है कि बड़ा रेप और छोटा रेप क्या होता है? अलवर की घटना पर बीजेपी नेता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या हो रहा है मेरे राजस्थान को, हमारी बेटियों ने इतिहास से अब तक हमारा सर ही ऊंचा किया है और उनके साथ क्या हो रहा है, ये असुर कहां से आ गए हमारी जमीन पर। गहलोत जी, राजस्थान का दुष्कर्म के आंकड़ों में पहला स्थान है और उस पर भी अलवर में एक बिटिया का जीवन लीलने की कोशिश होती है। स्थिति बर्दाश्त के बाहर है। गहलोत जी, मुख्यमंत्री होने के नाते आप कुछ तो कीजिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में रेप की घटना को लेकर बीजेपी वहां पे हमलावर हो चुकी है। सीएम गहलोत से लेकर प्रियंका गांधी तक से सवाल पूछे जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। अलवर में नाबालिग का रेप और सवाई माधोपुर में प्रदर्शन, क्योंकि सवाई माधोपुर में प्रियंका गांधी की मौजूदगी है। अलवर में नाबालिग का रेप हुआ है, उसके बाद वहां पे परिजनों से मिलने के लिए कई नेता भी पहुंचे और सीधे सीधे सवालों के घेरे में राजस्थान में गहलोत सरकार को किया जा रहा है। वो गहलोत सरकार जो कि हमेशा इस मसले पर मुखर रही है, लेकिन अपने ही प्रदेश में अगर इस तरीके से कोई घटना हुई है तो बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि आप चुप क्यों हैं। राजस्थान की बेटियों ने हमेशा सर ऊंचा किया है, ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया और आप उनके साथ जो घटना हुई है उस पर चुप हैं, आपको एक्शन लेना चाहिए, ये सीएम गहलोत को लेकर ट्वीट किया गया है। अलग अलग एंगल से तस्वीरें और सवाल जवाब किस तरीके से हो रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं।
राजस्थान के अलवर में एक मुकबधिर नाबालिग लड़की से हैवानियत हुई। दरिंदों ने नाबालिग लड़की से न सिर्फ रेप किया बल्कि नुकीले हथियारों से उसके प्राइवेट पार्ट पर भी जख्म कर दिया। इस वारदात में बुरी तरीके से घायल लड़की को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी अस्पताल पहुंचे और लड़की के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार की तरफ से बच्ची के इलाज और परिवार की मदद का भी भरोसा दिया। हालांकि अब तक आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जबकि पुलिस ने इनकी तलाश में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल ली है। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। अलवर में दरिंदगी की शिकार मासूम बालिका जयपुर के इसी जेके लोन अस्पताल के अंदर भर्ती है। रात को उसका ऑपरेशन किया गया 60 डॉक्टरों की टीम ने, और अब उसकी जो हालात है वो क्रिटिकल है लेकिन स्थिर है। अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन एक ऑपरेशन और करना पड़ सकता है कुछ वक्त के बाद में, क्योंकि जो जख्म है वो काफ़ी गहरे हैं। तो डॉक्टरों की टीम निगरानी रख रही है। इसके अलावा जिस तरीके का सदमा लगा उसके बाद में साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया, साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया और उन ख़ास तौर पर काउंसलिंग की जा रही है। इसके अलावा जो परिजन हैं वो भी काफ़ी सदमे के अंदर है, इसलिए उनकी भी काउंसलिंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस सदमे से परिवार को और पीड़िता को बाहर निकाला जाए। मूकबधिर है, ज़्यादा बोल नहीं पाती है, अब कुछ हल्के से इशारे कर रही है और अभी इस वक्त कोशिश की जा रही है कि पहले वो उस सदमे से बाहर आए। इस बीच में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें अलवर के अंदर फील्ड में हैं, लेकिन अभी तक दरिंदों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती बुरी तरीके से जख्मी नाबालिग लड़की का 8 डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन किया। डॉक्टर्स ने बताया कि इस घटना में बच्ची की हालत इतनी बिगड़ गई कि ऑपरेशन करने में काफी मुश्किलें आई। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि अभी लड़की की हालत स्थिर बनी हुई है और अगले 6 महीने में उसका एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। उधर बच्ची का हालचाल जानने के लिए एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समेत कई दूसरे नेता भी अस्पताल पहुंचे। तो अस्पताल पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली गई, लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं और सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है। सीधे सीधे सवाल सीएम गहलोत से पूछे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। चूंकि प्रियंका गांधी की भी मौजूदगी है तो उनके होटल के बाहर भी जो प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो पहुंच चुके हैं। करीबन 1:30-2 बजे एडमिट हुई थी, तभी शॉक में थी, ब्लीडिंग हो रही थी, उसको पैक किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। उसके बाद बच्ची अभी स्टेबल है। अभी उसको सर्जरी के लिए लिया है, हमने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया है, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया है, तो अभी उसकी सर्जरी की जा रही है। बच्ची अभी स्टेबल है। अभी करीब 7-8 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं और कर रहे हैं सर्जरी, जिसमें मेनली प्लास्टिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और हमारे पीडियाट्रिक सर्जरी के लोग, वो सारे के सारे उसमें लगे हुए हैं। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया और शहजाद पूनावाला ने अलवर की घटना पर दुख जाहिर किया है और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। तो वास्तव में केवल सरकार नहीं, हम सब भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। राजस्थान में एक के बाद इस प्रकार की घटनाएं हो रही जो आदमी को ज्वलित भी करती है और सोचने के लिए मजबूर भी करती है। मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपको समय नहीं रहता है। इन सब बातों के लिए आपका जो भी स्टेट मिनिस्टर है उसको मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग करना पड़ता है वहाँ के एसपी के साथ। अगर आपका अधिकारी 5 बार उसके फ़ोन करेगा तो वो 10 बार नीचे उसको परस्यू करेगा। उसका एक प्रेशर बिल्डअप होता है और जनता को भी एक विश्वास होता है कि जिसने भी अपराध किया उसको कठोर से कठोर सजा जितनी जल्दी दिला सकें। इसने केवल राजस्थान को नहीं, सारी जनता को शर्मसार कर दिया है। ये बताता है कि महिलाओं के लिए राजस्थान कितना असुरक्षित बन चुका है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है अशोक गहलोत के कार्यकाल और राज में। इसीलिए लगातार राजस्थान में बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, खासकर छोटी बच्चियों के खिलाफ
और अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ। पर राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तमाम महिला उत्पीड़न के मामले फेक है और इस पर, चाहे वो अलवर का मामला हो या राजस्थान में बढ़ते रेप का मामला, इस पर प्रियंका वाड्रा पूर्ण तरीके से चुप है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अलवर की घटना पर प्रियंका गांधी पर हमला बोला और उनसे राजस्थान को लेकर सवाल जवाब किया। प्रियंका जी अगर लड़की है और लड़ सकती है तो राजस्थान में जाएं। निर्भया कांड जैसी ये पुनरावृत्ति राजस्थान में हुई है जो चिंतनीय और निंदनीय है। जब निर्भया कांड हुआ तब भी वहां की दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और अब राजस्थान में ये कांड जो हुआ है बड़ा घृणित कांड हुआ है, चिंताजनक और निंदाजनक काम हुआ है। अब लड़ने के लिए जाएं तो समझ में आए कि ये वास्तव में लड़ सकती है। अलवर के घटना के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस सरकार के बचाव में उसके मंत्री सामने आ चुके हैं और जल्द ही इस घटना के आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिलाया है। पुलिस अपना काम करेगी, किसी भी कीमत पे बचेगा नहीं। पुलिस नजदीक है अपराधियों को पकड़ने के। अपराधी बच नहीं सकते ये किसी भी कीमत। लेकिन सर अभी तक तो बस भी जिसमें किडनैप किया गया उसका भी पता नहीं लग पाया। वो भी सब पता चल जाएगा। पुलिस की टीमें उसी वक्त से पूरी एक्टिव हो चुकी है। बड़े से बड़े अधिकारी, डीजी से लेकर सिपाही तक पूरी सरकार लगी हुई है। कल सारे मंत्री वहाँ जाकर आए, जितनी भी हमारी महिला मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर है, सब सारी व्यवस्था कर दी। सफल ऑपरेशन हो गया बच्ची का। और इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे इनको दर्द का पता चलेगा, दर्द क्या होता है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता भी है कि बच्ची का उपचार अच्छी तरह से हो और बच्ची स्वस्थ हो जाए। उनका जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो सफल हो जाए और बच्ची एक बार वापस अपने घर चली जाए हिम्मत और हौसले के साथ। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया और मैं यहाँ पर आई हूँ, परिजनों से मिली हूँ और पूरा मेडिकल की जो व्यवस्था चल रही है उसको जायजा लिया है और हमारा प्रयास है कि हम बच्ची के साथ में ढंग से मेडिकल उपचार उनका करा सके। पूरी राजस्थान की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। प्रशासन पूरी तरह से रातों रात लगा हुआ है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको कठोर सजा दे पाए। अलवर रेप कांड में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ता ने जयपुर में प्रदर्शन किया। इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जयपुर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और ज्ञापन लेकर ज्ञापन कलेक्टर को सौंप दिया है। और ये जयपुर से तस्वीरें जहां एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है और गिरफ्तारी ना होने को लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है कि आखिर अलवर के जो दरिंदे हैं, जो बेटियों के रेपिस्ट हैं, वो कब तक गिरफ्त में आएंगे, ये सवाल सबसे अहम। और इसी सवाल को लेकर फिलहाल आम लोगों के जहन में भी नाराजगी है रेप की घटना को लेकर। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं, उनमें भी नाराजगी और ये धरना प्रदर्शन की तस्वीरें जयपुर से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यूपी की सियासी गहमा गहमी से इस वक्त हम आपको वाकिफ कराते हैं। यूपी में आज एक और मंत्री के इस्तीफे के बाद मंत्री पद छोड़ने वाले मंत्रियों की संख्या अब 3 हो चुकी है। यूपी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने आज मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इससे पहले मंगलवार को यूपी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, कल यानी बुधवार को वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था। इन दोनों नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी ने भी अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन 3 तस्वीरें बता रही हैं कि ये सब कुछ पहले से तय था, ये सब कुछ तयशुदा है, शर्तें मान ली गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तभी इस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके बाद आज उन्होंने क्या ट्वीट किया, क्या जो 2 दिन पहले से कर रहे थे वही या क्या, ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह और बल मिला है। समाजवादी पार्टी में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। 2022 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है।
और इस वक्त हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, एक तरफ जिस दिन से मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, यानी फर्स्ट एंड सेकंड फेज को लेकर कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, ये मंथन एक तरफ, और उत्तर प्रदेश में एक और खलबली जहां एक दो नहीं बल्कि अब तो 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। विकल्प क्या है अब बीजेपी के पास? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, विकल्पों की कमी उसके पास नहीं होती, क्योंकि हर नेता का कोई ना कोई विकल्प होता है। शायद बहुत ही कम नेता ऐसे होते हैं जिनका विकल्प नहीं होता है, और जो नेता गए हैं उनका बीजेपी पार्टी को पहले से ही पता था। जो बीजेपी सोर्सेस का दावा है कि ऐसे नेता जो पिछली पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से पिछले चुनाव के समय में पार्टी छोड़कर आए थे, उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया था कि उनके जो शर्तें हैं वो बीजेपी किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, वो अपने बेटे को टिकट चाहते थे, इसके अलावा उनके ऊपर कई सारे केसेस थे, वो उनको वापस लेना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया था कि सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। यही हाल जो धर्म सिंह सैनी है जिन्होंने आज छोड़ा है, यही दूसरे दारा सिंह चौहान है, उनके बारे में यही था। लगातार मीटिंगों का दौर चला, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया कि अगर वो उन्हें रहना है तो बिना शर्त पार्टी में रहें, उनकी शर्तों को पार्टी किसी भी हालत में मान्य नहीं करेगी। तो यही कारण था कि उन लोगों ने, जब उनको लगा कि उनकी शर्तें पार्टी नहीं मानेगी, उनके प्रेशर में नहीं आएगी, तो उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। उसके साथ ही कई ऐसे विधायक थे जिनको टिकट इस बार नहीं मिलना था और पार्टी की तरफ से साफ मैसेज दे दिया गया, उनके भी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी में कई नेताओं का आना भी जारी है, और ये चुनावी प्रक्रिया है। चुनाव के समय में जब भी आचार संहिता लगती है, चुनावी मौसम नजदीक आता है, तो जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो दल बदल करते ही करते हैं। जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच जरा अपडेट भी दे अपने दर्शकों को। यूपी की सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक में 2 चरणों के उम्मीदवार पर मंथन किया गया, जबकि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। नोएडा से किसको टिकट मिला है ये हम आपको बता दें। नोएडा से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है। उधर समाजवादी पार्टी भी आज पहले और दूसरे फेज के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, उसका इंतजार है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने 125 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट मिला है। उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की लिस्ट पर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में मंथन हुआ। इस बैठक में यूपी के 2 फेज के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन की गई। यूपी के डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि यूपी में इस बार बीजेपी को 2017 से भी ज्यादा बड़ी जीत मिलेगी। दिल्ली मुख्यालय में हुई इस बैठक में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। इसके साथ ही जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। यूपी में 10 फरवरी को पहले फेज के लिए वोट डाले जाने हैं और उसको लेकर यह महामंथन बीजेपी की तरफ से जारी है पिछले कई दिनों से। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही। और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। और यतेंद्र शर्मा का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए यतेंद्र, हम तमाम पार्टियों के बारे में भी आज चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि और पार्टियां क्या करिए। समाजवादी पार्टी की लिस्ट का इंतजार है, कांग्रेस पार्टी ने वो लिस्ट ला दिया है, लेकिन अब समीकरण बहुत बदला हुआ है। चुनावी सुगबुगाहट के बीच ये दल बदलू पे हम चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि चुनावी माहौल कहता क्या है? देखिए, बिल्कुल चुनावी माहौल साफ तौर पर है। सबकी धड़कनें बढ़ गई हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इससे पहले लगातार बैठकों का दौर, या कह सकते हैं एक मैराथन मंथन बीजेपी हेड ऑफिस में चलता रहा। उससे पहले लखनऊ में हुआ, 2 दिन लगातार दिल्ली में हुआ और आज तीसरे दिन खुद प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लेते हुए नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। करीबन 4 से 4.5 घंटे बैठक चली, जिसमें 172 विधानसभा
सीटों के ऊपर चर्चा की गई, उनके नामों पर उन पर कौन बीजेपी का कैंडिडेट लड़ेगा, किस तरह से लड़ेगा, क्या समीकरण रहेंगे, किस तरह से जीत वहां पर हासिल हो सकती है, इन सभी विषयों पर वहां पर चर्चा हुई और 172 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों पर मोहर लगाई गई। अब माना जा रहा है कि कल या परसों 14 जनवरी या 15 जनवरी को बीजेपी अपना शुभ मुहूर्त देखकर इस पहली लिस्ट को जारी कर सकती है। यानी कि साफ है कि बीजेपी भी अब उस मोड़ में आ गई है, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं रह गए। पहले मंथन चल रहा है और मंथन के बीच में जो ये उठापटक की स्थिति रही है उसको देखकर बीजेपी का क्या स्टैंड होता है, इस पे हमारी नजर इसलिए है क्योंकि वो लिस्ट ही सब कुछ तय करेगी, उसका इंतजार है, यानी उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी के लिए बीजेपी का सहयोगी दलों के साथ सीटों पर इस वक्त समझौते होने की खबर है। न्यूज 18 की यतेंद्र शर्मा की खबर है कि अमित शाह की मौजूदगी में सीटों पर फॉर्मूला तय हो चुका है। और क्या कुछ स्थिति है ये हम आपको बता दें। निषाद पार्टी को 13 से 17 सीटें मिल सकती है, जबकि अपना दल को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। देर रात अपना दल सोने लाल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अमित शाह से मुलाकात की थी और ये मुलाकात यकीनन सीट शेयरिंग को लेकर ही है, क्योंकि किसको कितनी सीटें दी जाए ये सब कुछ तय करना बहुत जरूरी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के बीच सीटों को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। अमित शाह के साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की बैठक हुई, उसमें यह सीटों का फॉर्मूला तय हुआ। कितनी सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी? मैंने बताया ना 15 से 18 सीटों के बीच में चुनाव उतरेगी। पूर्वांचल में ज्यादा सीटें हैं, पश्चिमांचल में कम। हर जिले में लगभग 1 सीटें दी है जो हमारे तैयार जिले हैं, जहाँ से हमारे कार्यकर्ता अपनी भी सीट जीत सके और भारतीय जनता पार्टी को जिता सके। तो कई बार ये सवाल उठता है कि सहयोगी दलों को बीजेपी उपेक्षा कर रही है, तो आप सीटों के फॉर्मूले से संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से हम लोग तो बहुत आसानी से रात में बैठक हुई है और 1-2 सीटें रह गई हैं जिस पे होना है वो कल हो जाएगा। तो चूंकि कार्यकर्ता जब तैयार रहते हैं पहले से और जो सीटों को लेना है वहाँ वर्क रहता है तो आसान रहता लेने में। वो तो उनके लिए होता है कि जो सीट लेकर जो इधर उधर, हमारे पास तो 7 साल पहले से प्रत्याशी तय हैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए और उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी भी जानती रही है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले सुने था कि नहीं निषाद पार्टी पहले से मजबूत है और वहाँ हमारे पहले तो 2017 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसी स्थितियों में वो हमें सीट मिलना तय था, वो सीटों देने में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं है। और दिल्ली से इस वक्त हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। यतेंद्र, मैं आपसे ये पहलू समझने की कोशिश करूंगी कि संजय निषाद हो या फिर अनुप्रिया पटेल, ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो वक्त वक्त पे बीजेपी के साथ करते रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में इनका प्रेशर बनाना सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, जब 3 मंत्री बीजेपी छोड़ चुके हैं, तो क्या इसका फायदा इन्हें मिलने जा रहा है या वही होगा बीजेपी में जो पहले से तय था कि इनको कितनी सीटें देनी है? देखिए, ये एक इत्तेफाक है कि तीनों मंत्रियों ने एक के बाद एक इस्तीफे दिए, क्योंकि उनकी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी। अब उनके इस्तीफे क्या जो पत्र देखेंगे वो समझ में आ जाएगा कि पहले से टाइप किए हुए थे। लेकिन जहां तक इस सीट शेयरिंग का मामला है तो पहले से ही तय था कि क्योंकि बीजेपी इनके साथ अपने गठबंधन की घोषणा पहले ही कर चुकी थी, निषाद पार्टी से पहले से उनका गठबंधन था, अपना दल में पिछले चुनाव में भी वो मिलकर चुनाव लड़े थे। तो हर चुनाव पर हमेशा सीटों का रिव्यू होता है, कितनी सीटें जाएंगी। कोई भी राजनीतिक दल हो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने सहयोगी गठबंधन से चाहता ही है, तो उसको लेकर ये मीटिंग पहले से तय थी कि जब भी चुनाव समिति की बैठक होगी उससे पहले अपने सहयोगी दलों के साथ बैठेंगे। और पिछले जो अपना दल की बात है, पिछली बार चुनाव में 11 सीटों पर लड़े थे, इस बार उन्होंने 25 सीटों की डिमांड की। और राजनीतिक दलों को भी पता होता है कि अगर ज़्यादा सीटों की मांग करते हैं तो थोड़ा बीच का जो भी शेयरिंग एक का फार्मूला निकलता है उस पर सहमति बनती है। तो सूत्र यही बता रहे हैं कि 10 से 14 सीटों पर उनकी सहमति बन सकती है। वही निषाद पार्टी 30 सीटें मांग रही थी, 30 से 18 सीटों पर आई। दरअसल मेरा सवाल सीटों की संख्या को लेकर इसलिए था क्योंकि कई दफा पार्टियां प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल हो या संजय निषाद हो, दोनों का अपना जनाधार है, दोनों एक समाज से जुड़े हुए हैं और उनका दावा है कि समाज में हमारा दबदबा है। आगे क्या होता है, बीजेपी क्या करती है, इस पे हमारी नजर है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दे जिसको जानना आप भी चाहते हैं, यानी यूपी चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ यूपी के अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि वो मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब इन अटकलों के खारिज होने की खबर है और चर्चा ये है कि योगी को अयोध्या से टिकट मिल सकता है। वैसे इस लिस्ट में गोरखपुर का नाम भी सामने आ रहा है। मतलब ये तो तय है कि या तो योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के सीएम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या फिर गोरखपुर से, लेकिन अभी जो सोर्सेज हमारे कह रहे हैं वो अयोध्या का नाम ही ले रहे हैं। तो खबर यह है कि योगी के चुनाव लड़ने के बाद पार्टी उनके लिए सीट चुनने में जुट चुकी है और ये जो महामंथन पिछले कई दिनों से दिल्ली में चल रहा है उसमें इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े तो कहां से।
यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी छोड़कर जाने वालों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके पार्टी को लेकर क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। पार्टी छोड़ने वालों पर हमला किया है और कहा है कि ओबीसी समुदाय को बीजेपी में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों में सिर्फ परिवार का भला होता है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। तो ओबीसी समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व अगर कहीं मिला है तो वो बीजेपी में मिला है, उतना किसी सरकार में नहीं मिला। ये कहना है स्वतंत्र देव सिंह का, जो कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे लिए पी का अर्थ पिछड़ों का उत्थान है। कुछ लोगों के लिए पी का अर्थ सिर्फ पिता पुत्र परिवार का उत्थान होता है। ये कटाक्ष और ये सवाल उठाए हैं स्वतंत्र देव सिंह ने। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि ओबीसी समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जितना बीजेपी में मिला है उतना किसी सरकार में नहीं मिला है। पी का अर्थ पिछड़ों का उत्थान है। कुछ लोगों के लिए पी का अर्थ सिर्फ पिता पुत्र परिवार का उत्थान ही होता है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 50 महिलाएं शामिल हैं। पहली लिस्ट में 40% महिलाएं और 40% युवाओं को टिकट मिला है। जिन महिलाओं का पहली लिस्ट में नाम है उनमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां भी है। पहली लिस्ट जारी करने के साथ ही कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए नया नारा दिया है, लड़ेगा, बढ़ेगा, जीतेगा यूपी। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। शिवसेना ने कांग्रेस पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगाया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने गोवा में गठबंधन नहीं होने पर कांग्रेस को जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि गोवा में शिवसेना ने गठबंधन के लिए कांग्रेस के आगे हाथ बढ़ाया था, लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना की बात नहीं मानी। संजय राउत ने यह भी कहा कि यूपी में भी उन्होंने कांग्रेस के साथ जाने की बात कही, लेकिन कांग्रेस इस पर भी तैयार नहीं हुई। क्या आपकी पार्टी, क्योंकि आप लोग 3 पार्टियां सरकार चला रहे महाराष्ट्र में, एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरी है, आपने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा, क्या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ जाने को कोई तैयार नहीं, लेकिन गोवा में हमने हाथ आगे किया था उनके लिए कि आप हमारे साथ आइए। लेकिन आज वो पुराने ज़माने के फिल्मों के जो नायक थे, खलनायक थे, उसी अंदाज में गोवा के उनके नेता मुझे दिखे। 40 की विधानसभा है, हमने कहा कि 30 आप लड़िए और 10 सीटें हम सबको दीजिए। अब बड़ी पार्टी है वहाँ, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है आज भी मुझे मालूम नहीं। सबको साथ लेकर जाने की बात अब ज़रूर है राजनीति में, और खासकर कांग्रेस पार्टी को। और जो महाराष्ट्र में आपके साथ काम कर रहे हैं, सरकार में है, अब उनके साथ भी इस प्रकार से बर्ताव करेंगे तो गठबंधन की राजनीति का ये धर्म नहीं होता। तो यूपी में आपने प्रियंका गांधी को ऑफर दिया था गठबंधन के लिए? दिया है? हम तो चाहेंगे, हम चाहेंगे गठबंधन यूपी में। अगर हम एक साथ कुछ कर सकते हैं तो जरूर हमारी कोशिश रहेगी।
पंजाब में आम आदमी पार्टी लोगों की राय से अपने सीएम के चेहरे को चुनने वाली है। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नंबर जारी किया, जिस पर अपनी राय देकर लोग पंजाब में आम आदमी पार्टी के चेहरे को चुन सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को ही जीत मिलने वाली है। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज़ छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि उनके बेटे ने लखनऊ कैंट सीट पर बहुत काम किया है और वो चाहता है कि उसे वहां से टिकट मिले। उन्होंने कहा कि अब पार्टी को तय करना है कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए या फिर नहीं। रीता बहुगुणा जोशी दिल्ली आई हैं, जहां वो पार्टी नेताओं से मुलाकात करने वाली है। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से बीजेपी की सांसद है। नेताओं से वहाँ मुलाकात भी होगी, आला कमान से मुलाकात होगी। मेरी राजभाषा समिति की आज बैठक है और हम द्वितीय समिति की मैं संयोजिका हूँ, तो आज उसकी बैठक है। मेरा वैसे ये जो टिकट वितरण में मेरी कोई भूमिका नहीं है, परंतु मैं अपने सुझाव तो अवश्य दे चुकी हूँ पार्टी को और मुझे आशा है कि सभी के सुझावों पे जो अच्छे उम्मीदवार होंगे उनका चयन होगा। ये काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। मैम, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर कल दारा सिंह चौहान, दो बड़े मंत्री जो हैं, बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। 3 विधायकों ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है। अब किस तरीके से इसको देख रही हैं? कितना इम्पैक्ट करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को? अब उनके व्यक्तिगत कारण क्या मैं नहीं कह सकती। वैसे तो दोनों को ही पार्टी में सम्मान था, मंत्री थे। अब उनकी क्या नाराज़गी है तो ये तो हमारे बड़े नेता उनसे बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि चुनाव के समय जब कोई जाता है तो जनता में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैम, मेरा आखिरी सवाल, कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मुझे नहीं लड़ना है चुनाव में, तो पार्लियामेंट की मेंबर हूँ और मेरे बेटा 2009 से लगातार वहाँ पर ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ज़रूर टिकट की दावेदारी की है। अभी पार्टी को निर्णय लेना है कि उनको लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। खबर है कि पहले और दूसरे फेज के चुनाव के लिए यह लिस्ट जारी की जाएगी। लिस्ट जारी होने से पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ एक बड़ी बैठक की है और खबर तो ये भी है कि इस बैठक में सभी दलों ने एक मत से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। अखिलेश की इस बैठक में उनके चाचा शिवपाल यादव अपने बेटे के साथ मौजूद थे। मीटिंग से निकलकर कई दलों के नेताओं ने कहा कि सभी एक साथ मिलकर अखिलेश की अगुवाई में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। यूपी में एक मंत्री के इस्तीफे के बाद मंत्री पद छोड़ने वाले मंत्रियों की संख्या 3 हो चुकी है। यूपी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने आज मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की है और अखिलेश यादव ने हमेशा की तरह बाकायदा आज भी ट्वीट किया है। आज तीसरा दिन है इस्तीफा देने का, आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक, एक प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। ये मान लीजिए 20 तारीख तक। तो 3 दिन में 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और तीनों दिन हमने देखा कि अखिलेश यादव बारी बारी से मंत्रियों के इस्तीफे के साथ साथ वो ट्वीट भी करते रहे और अपनी पार्टी में स्वागत करते रहे। अंदाज वही देखने को मिला और इससे ही ये सब कुछ तय हो गया
कि पहले से ही तय था कि इन मंत्रियों को इस्तीफा देने के बाद जाना कहां है। हालांकि अभी तक किसी ने आधिकारिक ऐलान किया नहीं है, ना विधिवत पार्टी ज्वाइन किया है, लेकिन मंगलवार से जो ये सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक थमा नहीं है। 3 मंत्री 3 दिनों में इस्तीफा दे चुके हैं और अखिलेश यादव के साथ तस्वीर साझा कर चुके हैं। यानी तस्वीरें ही इस बात की तस्दीक करती है कि ये सब कुछ पहले से तय था, सब कुछ पहले से तय हुआ, शर्तों के मुताबिक हुआ और शर्तें मान ली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। और यही वजह है कि चुनावी माहौल में दल बदल लिया इन नेताओं ने। मोहभंग हुआ बीजेपी से तब जाकर जब 5 साल का पूरा कार्यकाल इन लोगों ने देख लिया। सवाल उठ रहे हैं, दोनों तरफ से उठ रहे हैं। बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपके नेता, बड़े नेता, मंत्री क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इन नेताओं से सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि